नमस्कार दोस्तों। हमारे देश में एक ऐसा भी हत्याकांड हुआ था जिसने आम लोगों के साथ साथ पुलिस के भी रोंगटे खड़े कर दिए थे। आज की कहानी एक ऐसे केस के बारे में है जब सोशल मीडिया के जरिए हुई दोस्ती ने एक बहुत ही भयानक कांड को अंजाम दे दिया। आज हम बात करने वाले हैं गौरी श्रीवास्तव केस के बारे में। यह कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ शहर से। यहाँ के अमीनाबाद नाम की जगह पर एक लड़की रहती थी। लड़की का नाम था गौरी श्रीवास्तव। इनकी उम्र 19 साल थी और येलो यूनिवर्सिटी की फर्स्ट ईयर की छात्र थी। यह स्वभाव से खुश मिजाज, खुले विचारों वाली, मॉडर्न सोच रखने वाली लड़की थी। इनके पिता का नाम था शिशिर श्रीवास्तव। पिताजी की अमीनाबाद के ग्रैंड मार्केट में इंटीरियर डेकोरेटिव आइटम्स की एक दुकान थी। गौरी की माता श्री का नाम था तृप्ति श्रीवास्तव और यह हाउसवाइफ थी। गौरी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी क्योंकि माता पिता की भी लव मैरिज शादी हुई थी, तो ये जानते थे कि रिस्ट्रिक्शंस क्या होती है, इसलिए यह अपनी बेटी पर दबाव नहीं बनाते थे। बेटी खुलकर रहती थी। 1 फरवरी 2015 के दिन दोपहर के 12 बजे के आसपास में गौरी श्रीवास्तव अपने पिताजी का जैकेट लेकर के ड्राई क्लीनिंग के लिए घर से निकलती है। गौरी ने घर पर माँ से बोला कि लौटते समय यह मंदिर होकर आएगी, इसलिए इसे थोड़ी देर हो सकती है। अब गौरी मार्केट पहुँचती है, ड्राई क्लीनिंग की दुकान पर आती है। इन्होंने जैकेट दुकानदार को सौंप दिया और यहाँ से निकल गई। घर से मार्केट जाते समय बहुत लोगों ने गौरी को देखा था। इसी मार्केट में एक रिश्तेदार की भी दुकान थी। जब गौरी जैकेट देकर मार्केट से निकली तो इन रिश्तेदार ने भी गौरी को जाते हुए देखा था। शायद यही वह शख्स थे जिन्होंने आखिरी बार गौरी को देखा था। अब गौरी मार्केट से निकल गई। दोपहर के 12 बजे यह मार्केट आई थी, पर अब शाम के 4 बज गए, पर यह अभी तक घर नहीं लौटी। माँ को अब अपनी बेटी की चिंता होने लगी। इन्होंने उसे फ़ोन किया। फ़ोन की पूरी घंटी बजी, पर कॉल बेटी ने पिक नहीं किया। माँ 2-3 बार और कॉल करती हैं, पर पूरी घंटी बजकर फ़ोन कट जा रहा था। बेटी फ़ोन नहीं उठा रही थी। इस समय शाम के 4 बज रहे थे। परेशान होकर माँ ने गौरी के पिता को फ़ोन किया और बताया कि गौरी दोपहर के 12 बजे जैकेट लेकर ड्राई क्लीनिंग के लिए निकली थी, अभी तक घर नहीं आई है, वो फ़ोन भी नहीं उठा रही है। माँ की बात सुनकर पिता भी थोड़े चिंतित होते हैं। इन्होंने भी बेटी को कॉल लगाना शुरू कर दिया। कई बार कॉल करने के बाद एक लड़के ने गौरी का फ़ोन उठाया और गौरी के पिता से बोला कि आप चिंता मत करिए, रात तक गौरी घर आ जाएगी, वो ठीक है। इतना कहने के बाद फ़ोन कट गया। अब पिता घर आ जाते हैं। शाम के 5 बज चुके थे। घर पर माता पिता सोचते हैं कि आगे कुछ करने से पहले हमें कुछ देर इंतज़ार कर लेना चाहिए और वह अनजान लड़का एक बार गौरी से बात करा दे तो ठीक रहेगा। इसके बाद फिर से माँ अपनी बेटी गौरी को फ़ोन लगाती है। वह अनजान लड़का फ़ोन उठाता है और कहता है, मैं और गौरी इको पार्क में बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में गौरी घर के लिए निकल जाएगी। इधर माँ अपनी बेटी से बात कराने को कहती हैं, लेकिन बात पूरी होने से पहले ही फ़ोन कट जाता है। माता पिता को अब यह लड़का संदिग्ध लगने लगा। एक तो इतनी बार कॉल किया, पहले तो कई बार घंटी पूरी बज करके कॉल कट गया। तमाम कोशिश करने के बाद एक लड़का गौरी का फ़ोन उठाता है। ये लड़का कौन है, इसके बारे में माता पिता भी नहीं जानते थे। जब भी इसे गौरी से बात कराने को बोलते हैं तो यह फ़ोन काट देता था। यह ऐसा क्यों कर रहा था? गौरी से बात करने क्यों नहीं दे रहा था? फिर 5-3 बजे तक माता पिता ने वापस से गौरी को फ़ोन किया। इस बार भी लड़के ने फ़ोन उठाया और बोला कि अचानक से गौरी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, यह इसे लेकर SGPGI हॉस्पिटल जा रहा है। ये सुनकर माता पिता भी बदहवास होकर के हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। हॉस्पिटल में पता चला कि गौरी नाम की कोई भी लड़की यहाँ अभी तक नहीं आई है। फिर माता पिता हॉस्पिटल में थोड़ा वेट करते हैं। इस दौरान पिता इको पार्क भी गए बेटी की तलाश में, पर गौरी वहाँ पर भी नहीं दिखी। हॉस्पिटल में घंटों बीत गए, पर वह लड़का बेटी को हॉस्पिटल नहीं लाया। अब 7 ही बजे तक गौरी का फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया। अब माता पिता की टेंशन और भी ज़्यादा बढ़ गई। जब इनसे रहा नहीं गया तो यह लोग अमीनाबाद पुलिस स्टेशन पहुँच जाते हैं। पिताजी पुलिस को सारी घटना बताते हैं कि दोपहर में बेटी 12 बजे घर से निकली थी। शाम के 4 बजे तक जब वह घर नहीं आई तो माँ ने उसे कॉल किया, पर घंटी पूरी बजकर कॉल कट जा रहा था। फिर एक लड़के ने गौरी का फ़ोन उठाया। ये लड़का बार बार कहता कि गौरी घर आ जाएगी, पर वह अभी तक नहीं आई है और यह लड़का बेटी से बात भी नहीं करा रहा था, ना उसको फ़ोन दे रहा था ना उसकी आवाज़ सुना रहा था। अब तो फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया है। पिता से सारी घटना सुनने के बाद पुलिस रिपोर्ट दर्ज करती है। पुलिस को पहले लगा कि बेटी अपने किसी दोस्त के साथ होगी, वह कुछ समय के बाद घर वापस आ जाएगी। पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के बाद माता पिता घर लौट आते हैं।
गौरी का फ़ोन तो स्विच ऑफ था, तो इसे कॉल भी नहीं कर सकते थे। वह लड़का भी बहुत अजीब था, क्योंकि माता पिता इसे जानते नहीं हैं तो इस पर विश्वास भी नहीं कर सकते हैं। इन्हें डर था कि कहीं वह लड़का बेटी के साथ कुछ कर ना दे। माता पिता की हालत इतनी खराब थी कि रात भर सो नहीं पाए। केवल बेटी की चिंता इन्हें सता रही थी। यह सारी चीज़ 1 फरवरी 2015 को हुई थी। अब 2 फरवरी की सुबह हो गई। सुबह 7 बजे के आसपास में शहीद पथ नाम के एक रोड से गुजरने वाले लोगों ने एक बोरी देखी, जिसके आसपास कुछ कुत्ते थे जो बोरी को कभी सूंघ तो कभी नोच। जब वह बोरी फटी तो उसमें से एक चीज़ निकलती है, फिर कुत्ते इसे नोचने लगे। इस तरह के दृश्य को देखकर वहाँ के लोगों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वह चीज़ इंसानी पैर था। कुत्तों को वहाँ से भगाया जाता है ताकि जिसका भी यह अंग है वह खराब ना हो जाए। पुलिस को फ़ोन किया जाता है। तुरंत पुलिस स्पॉट पर पहुँचती है, उस इंसानी टुकड़े को कब्जे में लेती है। इसके बाद आसपास थोड़ी और छानबीन की जाती है, शायद बाकी के भी मिल जाए। फिर खोजबीन करने पर एक और बोरी मिलती है। इसमें इंसानी हाथ और सर था, चेहरा बिगाड़ा नहीं गया था। देखने से लग रहा था कि किसी लड़की की लाश है। करीब 1.5 किलोमीटर के अंदर पुलिस को शरीर के सारे अंग मिल गए थे। इन टुकड़ों को हॉस्पिटल में भेजा जाता है, नी के लिए लखनऊ जैसे शहर के अंदर। इस तरह से शरीर के अंग मिलना यह एक सनसनी खबर थी। सिर्फ कुछ ही घंटों में यह खबर आग की तरह पूरे लखनऊ में फैल गई। हर न्यूज़ चैनल में बस यही खबर दिखने लगी। उधर गौरी के माता पिता तो पहले से ही बहुत परेशान थे, क्योंकि गौरी अभी तक घर नहीं आई थी। उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ था। ऊपर से यह शरीर के टुकड़े मिलने वाला न्यूज़, और वो भी एक लड़की की। आप सोच सकते हैं कि जब माता पिता ने यह न्यूज़ देखी या सुनी होगी तो ना जाने इन्हें कैसा महसूस हुआ होगा। इधर टुकड़े मिलने के बाद इन्हें हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। टुकड़ों को रीअरेंज करने के बाद इसके फ़ोटोग्राफ्स लिए जाते हैं। इसके बाद बॉडी का पोस्टमार्टम किया जाता है। 1 फरवरी को गौरी गायब हुई थी। 2 फरवरी को एक लड़की के शरीर के अंग सहित पथ रोड के अलग अलग जगह से बरामद होते हैं, क्योंकि लाश किसी लड़की की थी और गौरी के माता पिता ने 1 फरवरी की रात को गौरी की रिपोर्ट लिखाई थी। इसीलिए 3 फरवरी तक गौरी के माता पिता को पुलिस बुलाती है। बॉडी की पहचान करने के लिए इन्हें बॉडी के फ़ोटोग्राफ्स दिखाए जाते हैं। साथ में बॉडी के पास से कुछ चीज़ें भी मिली थीं, जैसे कि अंगूठी, ईयररिंग्स वगैरह। इन सभी चीज़ों को माता पिता को दिखाया जाता है। जब पिताजी ने फ़ोटोज़ देखे तो इन्हें चक्कर आने लगा, यह बेहोश होने लगे। माँ ने तो फ़ोटो देखने से ही इनकार कर दिया। बाद में चेहरे और बॉडी के पास से मिली चीज़ों से लाश की पहचान हो गई। यह बॉडी गौरी श्रीवास्तव की थी। जिस तरीके से रोड पर यह टुकड़े मिले थे, ये कोई एक्सीडेंट नहीं था। पुलिस ने माता पिता द्वारा लिखाई गई गौरी के मिसिंग केस को केस में अपडेट कर दिया और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। इधर न्यूज़ में लगातार गौरी श्रीवास्तव की खबर चलने शुरू हो गई। स्कूल कॉलेज की छात्राएं रोड पर प्रदर्शन करने लगे और कातिल को पकड़ने और कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग करने लगे। अब पुलिस माता पिता से गौरी का नंबर लेकर के उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, लास्ट लोकेशन, लास्ट कॉल सब कुछ निकलवाया है। कुछ कॉल डिटेल्स में कुछ खास पता नहीं चला, क्योंकि लास्ट में तो माता पिता ने ही अपनी बेटी को कई बार कॉल किया था। इनके अलावा भी गौरी ने जिनसे बात किया था उन लोगों से भी पूछताछ की जाती है, पर इनसे भी कुछ खास पता नहीं चल पाया। इंटरनेट लॉक्स के ज़रिए गौरी के लास्ट लोकेशन पता चल जाती है। उस दिन 1 फरवरी को गौरी ड्राई क्लीनिंग के लिए जैकेट देने के बाद तेलीबाग नाम के इलाके में गई थी। यही तेलीबाग ही गौरी की लास्ट लोकेशन थी। पुलिस गौरी के माता पिता से, रिश्तेदारों से, पड़ोसियों से पूछती है कि क्या गौरी का तेलीबाग में कोई जान वाला है, कोई दोस्त है या फिर कोई ऐसा इंसान वहाँ पर रहता है क्या। गौरी पहले भी तेलीबाग में जाती थी। माता पिता ने तेलीबाग में किसी जान पहचान वाले के होने से इनकार कर दिया। इनका वहाँ पर कोई रिश्तेदार, कोई दोस्त, कोई जानने वाला नहीं रहता था। जहाँ तक इन्हें पता है गौरी कभी भी तेलीबाग नहीं गई। पड़ोसियों ने भी बताया कि गौरी ने कभी भी इनसे तेलीबाग का जिक्र नहीं किया। अब सवाल ये उठा कि जब गौरी का कोई भी जान पहचान का इंसान तेलीबाग में नहीं रहता है, तो गौरी की लास्ट लो यहाँ पर क्यों दिख रही है। इस केस में पुलिस के कई सारी टीमें बनाई गई थीं। सबका अलग अलग काम था। जैसे कोई लोकेशंस वगैरह देखेगा, कोई गौरी के घर वालों से, जान पहचान के लोगों से पूछताछ करेगा। पुलिस ने तेलीबाग के CCTV फुटेज देखने का फैसला किया। एक टीम को यह काम भी सौंप दिया गया। तेलीबाग में ज़्यादा CCTV कैमरे नहीं लगे थे, पर जितने भी थे सबके फुटेजेस मंगवाए जाते हैं। एक एक करके इन्हें ध्यान से देखा जाता है। कैमरे में गौरी रोड पर चलती हुई नजर आती है। ये फ़ोन पर किसी से चैटिंग कर रही थी। मोबाइल फ़ोन में चैटिंग करते हुए यह रोड पर चल रही थी। आगे चलकर एक बाइक सवार लड़का जिसने हेलमेट पहन रखा था, यह गौरी के पीछे से आता है और गौरी के पास बाइक खड़ी कर देता है। गौरी बाइक पर बैठती है और चली जाती है। इसके आगे का कोई भी CCTV फुटेज नहीं मिला।
ये लोग तेलीबाग में और अंदर बस्ती की तरफ चले गए। पुलिस को यह तो पता चल गया कि वह लड़की गौरी ही है जो पीछे बाइक पर बैठी है, पर वह लड़का जो बाइक चला रहा है उसका चेहरा साफ नहीं दिखा। इसने हेलमेट पहन रखा था। क्या गौरी इससे ही चैटिंग कर रही थी? क्या कत्ल में यही लड़का इवॉल्व है? क्या इसने कानून का पालन पुर करने के लिए हेलमेट पहन रखा है, या फिर इसके पीछे इसकी प्लानिंग थी से पकड़ने के बाद ही पता चल सकता था? इसके बाइक का नंबर भी साफ साफ नहीं दिखा। काफ़ी हद तक बाइक की साफ फुटेज दिखी जिससे अंदाज़ा लगा सकते थे कि यह बाइक किस कंपनी की है। इसके बाद पुलिस की एक टीम आरटीओ ऑफिस में जाती है। इस तरह की बाइक का रजिस्ट्रेशन तेलीबाग में कितने लोगों ने कराया है, ये सब कुछ जानने के लिए एक टीम आरटीओ ऑफिस आई थी और एक टीम तेलीबाग में लोगों से पूछताछ कर रही थी। बाइक रजिस्ट्रेशन से तो नहीं, पर तेलीबाग में घंटों पूछताछ करने पर एक लड़के का नाम सामने आता है। यह गौरी का दोस्त था और तेलीबाग में रहता था। लड़के का नाम है हिमांशु प्रजापति। हिमांशु प्रजापति की उम्र 23 साल थी। यह राजस्थान के नेशनल यूनिवर्सिटी से प्राइवेट बीकॉम कोर्स कर रहा था। साथ में यह एसएससी के एग्ज़ाम की कोचिंग भी करता था। इसके पिताजी किसी हॉस्पिटल में काम करते थे। हिमांशु के जानने वाले लोगों को वह सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है। यह पहचान जाते हैं कि बाइक पर बैठा वह शख्स हिमांशु है। पुलिस के अनुसार गौरी आखिरी बार हिमांशु के साथ ही दिखी थी। अब पुलिस हिमांशु को ढूंढते हुए इसके घर पर जाती है। यहाँ पर ताला लगा हुआ था। पता चला कि इसका परिवार मुंबई गया हुआ है और ये घर पर अकेला रहता है, पर घर पर तो ताला लगा हुआ है। हिमांशु को जानने वाले लोगों के ज़रिए पुलिस इसे ट्रैक करके शक के आधार पर अरेस्ट कर लेती है। इसको पुलिस स्टेशन लाया जाता है और पूछताछ किया जाता है। हिमांशु ने गौरी के साथ होने से सीधे मना कर दिया। यह उसके साथ नहीं था। अब इसके खिलाफ जितने भी सबूत मिले थे, जैसे कि गौरी की लास्ट लोकेशन बाइक चलाने वाली सीसीटीवी फुटेज जिसमें गौरी पीछे बैठी हुई है और बाइक ये लड़का चला रहा है, सारे सबूत देखने के बाद हिमांशु टूट गया और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। इसने बोला कि गौरी का कत्ल इसी ने किया है। अब पुलिस इससे पूछती है कि इसने यह सब क्यों किया, कैसे किया, क्योंकि जो भी इसने किया था ये बहुत ही विभ था। अब हिमांशु अपनी पूरी कहानी बताता है। गौरी का किसी कॉमन फ्रेंड के ज़रिए हिमांशु से बव पर मुलाकात होती है। कत्ल के 1-1.5 साल पहले ही इनकी मुलाकात हुई थी। दोस्ती के बाद दोनों वब के ज़रिए एक दूसरे से बात करना शुरू कर देते हैं। गौरी खुले विचारों वाली लड़की थी। इसके कई सारे मेल फ्रेंड्स थे जिनसे ये वो पर बात करती थी। इनमें से एक हिमांशु भी था। ये दोनों वो पर मिले थे। इनके कभी फिज़िकल मुलाकात नहीं हुई थी। जब इनकी आपस में थोड़ी जान पहचान बढ़ी तो 1-2 बार इनकी मुलाकात हुई थी। धीरे धीरे इनकी दोस्ती को 1 से 1.5 साल हो गए। हिमांशु राजस्थान में पढ़ाई करता था। जनवरी 2015 में हिमांशु के घर वाले किसी काम से मुंबई चले गए थे। 4 फरवरी को इनके वापसी थी। हिमांशु के कुछ दिन की छुट्टी हुई तो यह लखनऊ आ गया। इसके बाद ही गौरी की 1-2 बार इससे मुलाकात होती है। हिमांशु घर पर अकेला रहता था। इसे लगा कि यह अच्छा मौका है, गौरी को घर पर बुलाना चाहिए। इसने गौरी को 1 फरवरी की पहर में बुलाया था। गौरी पिताजी के जैकेट को ड्राई क्लीनर को देने के बाद सीधे तेलीबाग की ओर निकल पड़ती है। गौरी को बिठा आता है क्योंकि इनकी दोस्ती को 1 साल से ज़्यादा हो गई थी, और लेकिन गौरी ने फ़ोन नहीं दिया। फिर हिमांशु ने गौरी के फ़ोन को छीन लिया। फ़ोन पर पासवर्ड लगा हुआ था। हिमांशु ने जैसे तैसे दबाव बनाकर गौरी से पासवर्ड जान लिया। इसके बाद हिमांशु गौरी का फ़ोन देखता है। इसने व्हाट्सएप पर देखा कि गौरी ने अपनी कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें अपने मेल फ्रेंड से शेयर की हुई हैं। इस चीज़ से हिमांशु को बहुत बड़ा धक्का लगता है क्योंकि यह गौरी से प्यार करता था। साथ में इसे यह भी गलतफहमी थी कि गौरी भी इससे प्यार करती है। अब इन दोनों में कहासुनी शुरू हो गई। हिमांशु का गुस्सा इतना बढ़ गया कि यह बिना सोचे समझे गौरी का गला दबाने लगा। गौरी थोड़ा विरोध करती है, फिर ज़मीन पर गिर जाती है। यह देखकर हिमांशु घबरा गया। इसे लगा कि गौरी मर गई। इसने यह क्या कर दिया, अब क्या होगा। गौरी की बॉडी यही फर्श पर पड़ी रही। थोड़ी देर बाद हिमांशु घर पर ताला लगा करके अपने एक दोस्त के पास जाता है। उसको अपने साथ साथ अपने घर पर लाता है। घर के बाहर ये दोनों 2 घंटों तक बातें करते हैं। फिर दोस्त यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हिमांशु शराब की दुकान पर गया और वहाँ पर ढेर सारी शराब पी। शराब पीते पीते इसको बॉडी को ठिकाने लगाने का एक आइडिया मिल गया। अब इसने मार्केट से लकड़ी काटने वाली एक आरी खरीदी, कुछ बोरे खरीदे हैं। इसी दौरान गौरी के माता पिता गौरी को फ़ोन कर रहे थे क्योंकि गौरी हिमांशु के घर पर मृत पड़ हुई थी और उसका फ़ोन भी यहीं पर था। फ़ोन को उठाने वाला कोई भी नहीं था, इसीलिए फ़ोन की पूरी घंटी बजकर फ़ोन कट जा रहा था। खरीदारी करने के बाद जब हिमांशु घर पर आया तभी गौरी का फ़ोन बजा।
हिमांशु गौरी के माता पिता से कहता है कि वह रात तक घर आ जाएगी। वह कुछ बोलते ये फ़ोन काट देता। इसके बाद हिमांशु खरीद कर लाई हुई आरी से लड़की के शरीर के टुकड़े करने लगा। सबसे पहले इसने गला काटा, इसके बाद इसने एक एक करके अंगों के टुकड़े किए और बोरियों में भरता गया। इस दौरान कई बार गौरी के माँ बाप के फ़ोन भी आए थे। हिमांशु कभी कहता कि वह घर पर लौट आएगी, चिंता मत करिए। कभी इको पार्क में गौरी के साथ बैठना बताता तो कभी गौरी की तबीयत खराब होने का बहाना देता। यह सब इसने माता पिता के ध्यान को भटकाने के लिए किया था, ताकि इसी में उलझे रहे पुलिस के पास ना जा पाए। टुकड़े करने के बाद हिमांशु ने बोरों में टुकड़ों को भर दिया। इसके बाद ही आधी रात को इसी बाइक से शहीद पथ रोड के अलग अलग जगह पर बोरों को फेंक दिया। ये काम करने में इसे कई बार बाइक से चक्कर काटने पड़े थे। शव को ठिकाने लगाने के बाद ये घर की सफाई करता है और फिर चैन की नींद सो जाता है। अब इसके बाद सुबह के 7 बजे पुलिस को शहीद पथ रोड से बॉडी के टुकड़े मिलते हैं, जिसके बाद पूरा उत्तर प्रदेश दहल गया। पुलिस ने सर्च और अपनी इन्वेस्टिगेशन के जरिए 8 फरवरी तक इस केस की पूरी कहानी को खोल कर रख दिया। पहले लगता था कि गौरी की मौत गला घुटने से हुई है, लेकिन जब गौरी का पोस्टमार्टम किया गया तो उसमें पता चला कि कॉज ऑफ डेथ शॉक ड्यू टू हेमरेज एंड ब्लड लॉस है। इसका मतलब कि जब 1 फरवरी के दोपहर में गौरी और हिमांशु ने कहा सुनी हुई थी और हिमांशु ने गौरी का गला दबाया, तब यह बेहोश हो गई थी। इसके बाद यह कोमा में चली गई। देखा जाए तो गौरी अभी भी जिंदा थी। हिमांशु ने गौरी को चेक नहीं किया, इसे लगा कि यह मर गई है। हिमांशु के बयान के अनुसार जब यह काटने के लिए गौरी को टच किया तो उसका शरीर अभी भी गर्म था। इसका मतलब कि वह जिंदा थी। अगर वह मर चुकी होती तो शरीर ठंडा पड़ गया होता। पुलिस को हिमांशु के घर से गौरी का फ़ोन, उसके कपड़े, कुछ बोरे, जिसका यह इस्तेमाल नहीं कर पाया। गौरी की चप्पल जो पहन कर आई थी, एक वाइपर जिससे खून की सफाई की गई थी। इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें बरामद होती हैं। फिर पुलिस को आगे पता चला कि गौरी ने हिमांशु का नंबर आलोक नाम से और हिमांशु ने गौरी का नंबर रोहित नाम से सेव किया था। वैसे ये दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं थे, फिर भी नंबर झूठ नाम से सेव किए थे। हिमांशु का तो समझ में आता है क्योंकि ये गौरी से प्यार करता था और ये बात अपने घर वालों से छुपाने के लिए गौरी का नाम किसी लड़के के नाम से सेव किया था। पर गौरी ने हिमांशु का नंबर दूसरे नाम से किया। लगता है कि कहीं ना कहीं गौरी भी दुनिया को हिमांशु के बारे में पता चलने नहीं देना चाहती थी। इसके भी दिल में हिमांशु के लिए कुछ था। 4 फरवरी को हिमांशु के घर वाले भी घर पर आ गए थे। उन्हें भी नहीं पता चल पाया कि जिस घर में यह लोग रह रहे हैं, यहाँ पर कितने भयानक कांड को अंजाम दिया गया है। हिमांशु भी अपने नॉर्मल लाइफ में आ चुका था। इसका बर्ताव अभी चेंज नहीं हुआ। जैसे यह पहले रहता था वैसे ही रहने लगा। पुलिस ने उस दोस्त को भी पकड़ लिया जिससे कत्ल करने के बाद हिमांशु ने 2 घंटों तक बात किया था अपने घर के बाहर। हालांकि 2 महीनों के बाद कोर्ट ने उसे दोस्त को छोड़ दिया क्योंकि इसका कत्ल में कोई भी रोल नहीं दिखा। हिमांशु के ऊपर अभी भी कार्यवाही चल रही है। तो कहानी को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।